नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी होगी बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले यहां पे एक मोटिवेशनल क्विट्स है जो कि आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जिन मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल सही दोस्तों, हौसला रखेंगे तो हर एक चीज़ जो है आसान होगी। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपना अगर आप देख रहे हो कुछ बड़ा करने के, तो उसके लिए आपको जी जान लगा के मेहनत भी करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले 5 मिनट जो है आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट में आपसे हम बात करेंगे लोक नृत्य के बारे में और किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य जो है वो प्रसिद्ध है, तो बुर्रा काथा या बुट्टा या बोम्बलू। असम में बिहू, बिहार में बिरहा या जट जाटिन, छत्तीसगढ़ गौर मारिया राउत नाच, गोवा में तरंगा मेल और फुगड़ी, गुजरात में गरबा डांडिया रास। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ राज्य दिए गए हैं, उनके लोक नृत्य के बारे में दिया गया है कि कौन सा लोक नृत्य जो है प्रसिद्ध है। क्योंकि पूछ लेता है कि बिहू जो है कहाँ का लोक नृत्य है, तो बिहू जो है असम का लोक नृत्य है। वहीं अगर बात करें तो जट जाटिन जो है कहाँ का लोक नृत्य है, बिहार का। और राउत नाच जो है वो छत्तीसगढ़ का। और तरंगा मेला या फुगड़ी जो है वो गोवा का। गरबा कहाँ का है, गुजरात का। डांडिया रास कहाँ का है, गुजरात का लोक नृत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है, चरबा है। जम्मू कश्मीर का दमहल है। झारखंड का सरायकेला छाऊ या अरकप या झूमर है। कर्नाटक का भूत आराधना या पट कुनिथा। केरल का कैकोटिकली या पदयानी या कोलकली, परिचकली या चक्यार कूथू। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में चरबा जो है वो लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का है। वहीं दमहल जो है जम्मू कश्मीर का है। सरायकेला छाऊ जो है झारखंड का है। भूत आराधना जो है कर्नाटक का है। ठीक है, पदयानी जो है वो केरल का है। तो चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं और कुछ लोक नृत्य जो है उसको भी देख लेते हैं भैया। यहाँ पे आगे मध्य प्रदेश में जावरा मटकी, मणिपुर का थांगटा है, मिजोरम का चिराव है, नागालैंड का बास नृत्य या रंगमा नृत्य, उड़ीसा का मयूरभंज छाऊ या पाइका या झूमर, डंडा यात्रा या दाल खाई। ये सभी क्या है, लोक नृत्य है दोस्तों। मध्य प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य है, जावरा या मटकी। क्योंकि पूछ लेता है कि मटकी लोक नृत्य कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। चिराव कहाँ का है, मिजोरम का है। बास नृत्य कहाँ का है, नागालैंड का। और झूमर कहाँ का है, उड़ीसा का। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और लोक नृत्य है उसको भी जानते हैं। यहाँ पे भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है। झूमर पंजाब का है। राजस्थान में घूमर और गंगोर। ठीक है, और सिक्किम में सिंधी छम। तमिलनाडु और केरल में कुंभी और मयालट्टम। उत्तर प्रदेश में रासलीला या दादरा। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छाऊ या अलकाप। आगे है दोस्तों, यहाँ पे कुछ भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात की जा रही है कि भारत में कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो संगीत नाट्य अकादमी और संस्कृत मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य जो हैं यहाँ पे निम्नलिखित हैं। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश का, वहीं कथक कली जो है केरल की, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का, मणिपुर जो है मणिपुर की, मोहिनी अट्टम जो है केरल, और उड़ीसी जो है उड़ीसा का, और सत्रिया जो है वो असम का। तो यहाँ पे दोस्तों ये है आपके टोटल 8 जो है भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। और यहाँ पे दिया गया है, कभी कभी पूछ लेता है कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश का कथक और केरल का कथकली, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, मणिपुर का मणिपुर और केरल का मोहिनी अट्टम, उड़ीसा का उड़ीसी और असम का सत्रिया। तो ये रहे दोस्तों आपके शास्त्र नृत्य, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। चलिए हम आगे चलते हैं यहाँ पे और आज के कुछ जो मोटिवेशनल जो दोस्तों महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं सबसे पहले उनको हम देखते हैं, फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ।
तो पहला है यहाँ पे कि और 1893 में आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में ऐतिहासिक भाषण जो है वो दिया था। भारतीय मूल के व्याख्यात प्रशांति राम ने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है वो जीता। भारत ने गागर विमानन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की। अशोक राज सिंहदेल ने नेपाल के नए सेना प्रमुख के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति ने नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। पश्चिम बंगाल में 5 नए POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है स्थापित किए गए। महाराष्ट्र की एक गांव एक गणपति पहल ने गति पकड़ी। महाराष्ट्र नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय शुरू करेगा। पीएम मोदी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित जो है किया। नेटवर्किंग में लिंक्डइन ग्लोबल MBA रैंकिंग में IIFT जो है शीर्ष पर। भारतीय महिलाओं ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियन में दूसरा स्थान जो है हासिल किया। भारतीय नौसेना के लिए 2 पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत जो है लॉन्च किए गए। ये दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत करते हैं और यहाँ पे दोस्तों चलते हैं अब प्रश्न की ओर, जो आपके करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे एक बार फिर से एक मोटिवेशनल क्वेट्स है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो चलिए भैया यहाँ पे हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? तो पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा, कहाँ पे दोस्तों? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का जो है वो उद्घाटन किया। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को समर्पित है। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार जो है जिसका मूल्य वर्तमान में लगभग इसका मूल्य जो है 23.2 मिलियन डॉलर है, जिसके साल 2028 तक 80.3 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का बिल्कुल दोस्तों इसका अनुमान है। तो सेमीकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में उसका उद्घाटन जो है वो किया है। तो चलिए भैया हम आगे चलते हैं, आगे प्रश्न जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे आगे प्रश्न है कि 54वीं GST काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST दर जो है घटाकर कितना कर दिया गया है? तो पहले दोस्तों इस दर को घटा के कितना % किया गया है? तो बात करें यहाँ पे 5% जो है वो कर दिया गया। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? 5%। दूसरा है कि हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? बिल्कुल दोस्तों इसका राइट जवाब क्या होगा? अमित शाह। क्या होगा? अमित शाह को जो है वो चुना गया। अमित शाह को चुना गया है। तीसरा है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग जो क्रोड होता है किसका बना होता है? लोहा और निकिल का। अगर हम बात करें कि पृथ्वी का जो सबसे अंदर वाला भाग होता है क्रोड जो होता है वो किसका बना होता है? लोहा और निकिल का जो है वो बना होता है। ठीक है दोस्तों, यह पूरे प्रश्न को फिर से यहाँ पे देखेंगे कि 54वीं GST काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर GST दर जो है घटाकर कितना % जो है कर दिया गया? 5%। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया? अमित शाह को चुना गया। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड जो है किसका बना होता है? लोहा और निकिल का जो है वो बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित जो है किया? तो छाप लीजिए, एकदम बिल्कुल आपके परीक्षाओं में छपने वाले प्रश्न हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? 5, 10, 15 या 20? तो कितने लोगों को जो है सम्मानित जो है किया गया है पुरस्कार से? तो 15 लोगों को। बिल्कुल, कितने लोगों को? प्रधानमंत्री मत्स्य किसान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग पेशेवर को वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है प्रदान किए हैं। और इस बार यह अवार्ड जो है वो 15 नर्सों को कर्तव्य और सेवा के प्रति उनकी
प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। यह अवार्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 1973 में शुरू किया गया था। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है ये कब शुरू किया गया था, तो 1973 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। और किसके द्वारा जो है इस पुरस्कार को शुरू किया गया था, तो बिल्कुल ये बात करें तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा इसको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इस पुरस्कार को जो है वो शुरू किया गया। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ जो है वो किसने किया? प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि सह योजना का शुभारंभ जो है वो किसने किया है? तो राजीव रंजन सिंह ने किया। किसने किया दोस्तों? राजीव रंजन सिंह इसका राइट जवाब होगा। राजीव रंजन सिंह इसका जो है वो राइट जवाब होगा कि राजीव रंजन सिंह ने इसका उद्घाटन किया। चलिए आगे चलते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन जो है वो किया है? तो नई दिल्ली। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? बिल्कुल रूसी संघ। बिल्कुल पहले स्थान पे कौन सा देश है? रूसी संघ जो है वो पहले स्थान पे है। तो एक बार फिर से देखते हैं पूरे प्रश्न को कि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? राजीव रंजन सिंह ने किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में किया है। अगला प्रश्न है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? रूसी संघ जो है वो प्रथम स्थान पे है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को यहाँ पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? नेपाल, भारत, चीन, श्रीलंका। तो भारत की सुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कलतारा में हाल ही में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियन में, बिल्कुल दोस्तों, भारत की शुभ गुप्ता ने श्रीलंका, कहाँ पे दोस्तों? श्रीलंका के कलतारा में हाल ही में समाप्त हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियन में लड़कियों के अंडर 60 में स्वर्ण पदक और लड़कियों के अंडर 20 में कांस्य पदक जीता है। सुबी ने इससे पहले राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियन में अंडर 12 में स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया था। तो बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? तो श्रीलंका में किया जा रहा है, श्रीलंका के कलतारा में। ठीक है, श्रीलंका के कलतारा। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। श्रीलंका के कलतारा में इसका आयोजन जो है किया गया था। अगला प्रश्न भैया आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक जो है बनाया गया है? किसे जो है भारतीय ध्वजवाहक जो है वो बनाया गया है? तो बात करें यहाँ पे हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। किसको? हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। बिल्कुल भैया, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को जो है वो ध्वजवाहक जो है बनाया गया। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज जो है तय करने जा रहा है? बिल्कुल सोशल मीडिया पर यूज करने के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो तय करने जा रहा है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया इसका राइट जवाब जो है ऑस्ट्रेलिया होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं कि कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक अगर हम बात करें तो कोयला जो है सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो अमेरिका है। राइट जवाब क्या होगा? अमेरिका होगा। तो फिर से एक बार देखें कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक जो है बनाया गया है? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। कौन सा देश सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए मिनिमम एज जो है तय करने जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो अमेरिका जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे
अगला प्रश्न है कि एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश या गुजरात में? तो बिल्कुल तो एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के, बिल्कुल भैया, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसका उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वन प्रभाग के कैपियरगंज रेंज में जो है किया गया है। यह अपनी तरह का भारत का पहला केंद्र है। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। गोरखपुर में इस केंद्र को लगभग इतने करोड़ की, देखिए दोस्तों, जो केंद्र यहाँ पे बनाया गया संरक्षण केंद्र जो है, अगर हम लागत की बात करें तो कितनी लागत लगा के बनाया गया है? 280 करोड़, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे 2.80 करोड़ की लागत से इसको जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तैयार किया गया। इस सुविधा में जीव विज्ञान और वैज्ञानिक सहित 8 कर्मचारी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इसको जो है बनाया गया, और किसके द्वारा? आदित्य योगीनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलिए भैया आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कुछ कहता है कि किस देश में तालिबान अपना दूतावास जो है बंद कर रहा है? किस देश में तालिबान जो है अपना दूतावास जो है उसको बंद कर रहा है? तो बिल्कुल भैया इसका राइट जवाब क्या होगा? नॉर्वे इसका राइट जवाब होगा। कहाँ पे? नॉर्वे में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि साल 2024 का यूएस ओपन मेंस सिंगल खिताब जैनिक सिन्नर ने जीता, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? बिल्कुल दोस्तों, साल 2024 का यूएस ओपन मेंस सिंगल खिताब जो है जैनिक सोनर ने हासिल किया है। वो किस देश की हैं? तो वो इटली की रहने वाले। कहाँ के दोस्तों? इटली। इसका राइट जवाब क्या होगा? इटली इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुखोई के लिए 240 इंजन बनाने का करार रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी कंपनी को जो है वो दिया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। किसको दोस्तों? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। बिल्कुल भैया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है दिया गया है। बिल्कुल, सुखोई के लिए 240 इंजन बनाने का करार रक्षा मंत्रालय ने किस स्वदेशी कंपनी को दिया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को दिया है। किस देश में तालिबान अपना दूतावास जो है बंद कर रहा है? नॉर्वे में। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? मंगोलिया, अर्जेंटीना, रूस और क्रोएशिया। तो विदेश मंत्रालय ने हाल ही में रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, दोस्तों ये अरुण गोयल हैं, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं दोस्तों, ये आईएएस ऑफिसर हैं, और गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला जो है राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। इससे पहले वह भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। उन्हें नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया था। वह पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने यह पूछा गया, किस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस गाड़ियों को भारत में टोल में छूट मिलेगा? किस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस जो है गाड़ियों को यहाँ पे छूट मिलेगा? तो GNSS इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करेंगे? बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब क्या होगा? पोलारिसडान। इसका राइट जवाब क्या होगा? पोलारिसडान होगा। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? दैनिक गति के कारण। किसके कारण दोस्तों? दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर
दिन और रात होते हैं। दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। फिर देखिए पूरा प्रश्न यहाँ पे कि किस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से लैस गाड़ियों को भारत में टोल में छूट मिलेगी। GNSS। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को कौन सा मिशन लॉन्च किया जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करेंगे। तो पोलारिस डान। पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या है? दैनिक गति कारण होता है पृथ्वी पर दिन और रात होने का। चलिए भैया आगे चलें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता जो है किया है? बोइंग एयर, लॉकहीड मार्टिन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रिलायंस डिफेंस। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जिसको बोलते हैं TASL ने भारत में C-30J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए ताकान मार्टिन के साथ एक समझौता जो है ज्ञापन पर। इसमें भारतीय वायुसेना के माध्यम परिवहन विभाग कार्यक्रम के लिए भारत में C-130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करेगा भी, और जो अमेरिका और भारत सरकार की मंजूरी के लिए क्या है? लंबित है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम बात करें इस प्रश्न के राइट जवाब की, तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल इस प्रश्न का जो है राइट जवाब की अगर हम बात करें भैया, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? लॉकहीड मार्टिन। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसको जापान का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर जो है वो किसको कहते हैं? ओसाका को। किसको दोस्तों? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। किसने दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक जो है इसका राइट जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग जो है इसका राइट जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगर सही प्रश्नों को फिर से देखते हैं यहाँ पे। सही प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों आपके, अगर हम बात करें यहाँ पे रेलवे का एग्जाम हो या SSC हो या UPPP हो, ठीक है, या लेखपाल हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी प्रश्न जो महत्वपूर्ण है कि किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। चलिए आगे बढ़े भैया, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य देश कौन बना है? भूटान, पाकिस्तान, ईरान, नेपाल। तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य कौन सा देश बना है? तो नेपाल बना है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने जारी किया था? भारत जो है भारतीयों के लिए नारा जो है किस संस्था ने जारी किया था? तो आर्य समाज ने। किसने दोस्तों? आर्य समाज ने जो है ये नारा जो है जारी किया था कि भारत जो है भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने जारी किया था। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? बिल्कुल किस संस्था ने स्थापित किया था? सेबी ने। सेबी ने इसको स्थापित जो है वो किया था। तो चलिए भैया हम एक बार फिर से इन प्रश्नों को देख लेते हैं कि भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसने लगाया था? किस संस्था ने जारी किया था? तो आर्य समाज ने। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो सेबी ने इसको स्थापित किया था। चलिए हम आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखें कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर को कहाँ आयोजित जो है किया जाएगा? या दोस्तों अभी हम बात करें तो हाल ही में कहाँ पे किया जाएगा? जकार्ता, दिल्ली, कोलंबो या काठमांडू। तो इसका राइट दोस्तों क्या होगा?
दिल्ली इसका राइट जवाब होगा। कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन हाल ही में 11 सितंबर को कहाँ पे आयोजित जो है वो किया जाएगा, तो बिल्कुल वो कहाँ पे, दिल्ली में उसका आयोजन जो है किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आगे जो प्रश्न दिया गया उसको देखते हैं कि कंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान जो है कहाँ स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, अगर हम बात करें कि कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति संस्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो बिल्कुल भैया अगर इसका राइट जवाब जाना चाहेंगे तो इसका राइट जवाब क्या होगा, कर्नाटक राज्य होगा। क्या होगा, कर्नाटक राज्य जो है इसका राइट जवाब होगा, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। दामोदर नदी पर। किस पे दोस्तों, दामोदर नदी पर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा था। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा था, तो तारापुर परमाणु संयंत्र जो था भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र था। चलिए भैया आगे बढ़े और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने। अगले प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार जो है किसने संभाला है। डॉक्टर एम.एस. कुट्टी ने, मनीष पांडे ने, सुनील यादव ने या राजेश वर्मा ने। तो बिल्कुल भैया अगर हम इस प्रश्न के राइट जवाब की बात करें तो किसने संभाला है, तो राजेश वर्मा। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अब आगे बढ़ें और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया। बिल्कुल अगर यहाँ पे बात करें कि आगरा शहर जो है उसको किसने बसाया था, तो सिकंदर लोदी ने। किसने, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदर लोदी इसका जो है राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलें कि राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिखा गया है। मुंडक उपनिषद में। किसमें दोस्तों, मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख जो है की लिपि क्या है। अशोक का जो शिलालेख है उसकी लिपि की अगर हम बात करें तो उसकी लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख की लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। आगरा शहर को किसने बसाया, सिकंदर लोदी ने। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में से लिए गए हैं, तो मुंडक उपनिषद से। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि जो है अशोक के शिलालेख की लिपि है। चलिए आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किस शहर को प्रतिष्ठित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का खिताब जो है दिया गया। वायनाड को, उदयपुर को, सूरत या मंगलुरु को। तो बिल्कुल भैया इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 होगा। सूरत को जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का खिताब जो है सूरत शहर को दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिहू किसका लोक नृत्य या लोकप्रिय उत्सव है। तो बिहू जो है किसका लोकप्रिय उत्सव है, तो असम का जो है लोकप्रिय या उत्सव या महोत्सव। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु। भैया कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे बढ़े। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था भैया, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सबसे पहले प्रश्न को फिर से एक बार देखिए कि बिहू किसका लोकप्रिय उत्सव है, असम का है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। बिल्कुल